क्लास 6 हिंदी मल्हार चैप्टर 2 गोल। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के स्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी ये सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर के बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरा इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। ये कहानी मेजर ध्यानचंद ने लिखी है। ये उनके खुद के जीवन के संघर्षों पर आधारित है। ये पिक्चर उस वक्त की है जब भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में जीत हासिल की थी। चलिए अब ध्यानचंद जी के बारे में और जानते हैं लेखक से परिचय में। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार होगा। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हैं, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। इतने महान कि भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और इसका पर्पस क्या है? जिससे लाखों भारतवासी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें कि वो कैसे खेलते थे, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, राइट।
इतने महान खिलाड़ी कि भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार खेल रत्न उनके नाम पर दिया जाता है। खेल रत्न पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो खेलों में अपनी प्रतिभा का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और भारत के लिए लंबे समय तक अपनी प्रतिभा को समर्पित करते हैं। पाठ में आगे बढ़ते हैं। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है? उनके सामने तारा बनाइए, मतलब स्टार बनाना है। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? तो क्या पता चलता है, चलो देखते हैं। वे अत्यंत क्रोधी थे। क्रोधी मतलब बहुत ज्यादा एंग्री थे, बहुत गुस्सा आता था? बिल्कुल नहीं। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। इसे हम सही मान सकते हैं क्योंकि उनका बदला लेने का ढंग नेगेटिव नहीं था, राइट। वो किसी को चोट नहीं पहुंचाते थे, बल्कि वो अपने प्रदर्शन को और अच्छा करते थे, अपने खेल को और अच्छा करते थे, राइट। तो इस ऑप्शन को हम सही मान सकते हैं। अगला है, उन्हें हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे? बिल्कुल भी नहीं। वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। ये भी सही है क्योंकि वो नियमों का पालन भी करते थे और उनकी भावना सही थी। वो किसी को चोट पहुंचाकर जीतना नहीं जानते थे और ना चाहते थे, राइट। तो यहाँ पर हम 2 ऑप्शंस को चुनेंगे। दूसरा है, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया? उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण? हाँ। उनके हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण? नहीं। हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण? नहीं। उनकी खेल भावना के कारण? नहीं। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। तो हम यह लिख सकते हैं कि हमने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि हमने कहानी में पढ़ा कि मेजर ध्यानचंद सच्ची खेल भावना के साथ खेलते थे और उनकी हॉकी खेलने का ढंग अनोखा था। वो टीम को साथ लेकर चलते थे। वे खुद सारे गोल करने की वजह गेंद को गोल कोस्ट तक पहुंचाकर साथी खिलाड़ियों को भी गोल करने का मौका देते थे, है ना। आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो जो भी आपने कहानी से सीखा हो और जिस कारण आपने इन ऑप्शंस को चुना हो। आगे बढ़ते हैं, मिलकर करें मिलान। यहाँ पर हमारे पास कुछ मेन वर्ड्स हैं जो हमने कहानी में पढ़े और उनके हमें मीनिंग से उन्हें मैच करना है। पहला है लांस नायक, ये भारतीय सेना का एक पद है। दूसरा है बर्लिन ओलंपिक, ये है नंबर 4। वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। अगला है पंजाब रेजिमेंट, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। अगला है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, ये अंग्रेजों के समय का एक हॉकी दल था। अगला है सूबेदार, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। लास्ट है छावनी, सैनिकों के रहने का क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुरा ही किया जाएगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो ऐसा क्यों सोचता है कि उसके साथ भी बुरा होगा? क्योंकि जैसा वो खुद सोचता है कि मैं क्रूअल हूँ, मैं लोगों का बुरा चाहता हूँ, तो उसके सामने बाकी लोगों के लिए भी यही भावना होती है कि बाकी लोग भी मेरी तरह ही सोचते हैं, वो भी मेरा बुरा ही करेंगे, क्योंकि जब मैंने उनके साथ बुरा किया है तो मेरे साथ वो अच्छा क्यों करेंगे, है ना। तो इसीलिए वो हमेशा सोचते रहते हैं कि मैंने बुरा किया है तो मेरे साथ भी बुरा ही होगा। लेकिन जैसे ध्यानचंद के बारे में हमने देखा कि उन्होंने बदला लेने का अलग तरीका देखा। उन्होंने उस इंसान को जिसने उनके साथ बुरा किया था, उसको चोट पहुंचाने की बजाय उन्होंने इसका बदला जीत के साथ लिया। उन्होंने अपने खेल के प्रदर्शन को बहुत बेहतर कर लिया, जिससे उसे अच्छा सबक मिला, है ना। तो इस तरह बदला लेने के बहुत तरीके होते हैं। ये हम पर होता है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, सही या फिर गलत। अगला है, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ध्यानचंद जी खेल भावना से प्रेरित थे। मतलब वो अपनी पूरी टीम को लेकर चलते थे। वो अपने आप को महान नहीं समझते थे, उनके अंदर घमंड नहीं था। वो अपनी जीत को देश की जीत मानते थे और अपनी टीम की जीत मानते थे। आप यहाँ पर लिखेंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं,
सोच विचार के लिए संस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो चलो प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला है, ध्यानचंद की सफलता का क्या रहस्य था? तो हम लिखेंगे ध्यानचंद जी की सफलता का रहस्य उनकी लगन, साधना और खेल भावना थी। अगला है, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? तो हम यहाँ लिखेंगे उनका खुद सारे गोल न कर अपने साथी खिलाड़ियों पर भरोसा करना, उन्हें भी मौका देना दिखाता है कि वे पहले दूसरों को रखते थे। आगे बढ़ते हैं, संस्मरण की रचना। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो इस वाक्य में ये शब्द जो हैं उन दिनों में, किन दिनों में? जब राइटर अपने दिनों की बात करते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तब वो इन जैसे शब्दों का यूज़ करते हैं, जैसे उन दिनों में। इसी तरह हमने और भी वाक्य पढ़े थे, जैसे उस समय तक मैं नौसिखिया था, उस समय मैं लांस नायक था, मुझे याद है, जिन दिनों, उन दिनों। ये सारे शब्द हमें उस वक्त की याद दिलाते हैं जिस वक्त के बारे में लेखक बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, शब्दों के जोड़े विभिन्न प्रकार के। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के शब्दों के जोड़े दिए हुए हैं। देखते हैं इन सब में क्या क्या अंतर हैं, मतलब कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। पहला है, जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को हम शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी सी रेखा लगाई जाती है जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। अब यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे एक शब्द है लेकिन उसके बाद भी एज इट इज जैसे लिखा हुआ है, ऐसे ही वैसे एक शब्द है और उसके जस्ट बाद वैसे ही लिखा हुआ है। इसे हम पुनरुक्त युग्म कहते हैं, मतलब ये दोबारा से रिपीट होते हैं, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, जल्दी जल्दी चलो, क्या क्या काम करना है, वन वन में मत भटको, घर घर में जाकर पता करो, गांव गांव में बिजली की आपूर्ति हो रही है, पल पल की खबर रखनी चाहिए, बच्चा बच्चा आजकल पढ़ने लगा है। ऐसी ऐसी हम बातें करते हैं ना, जैसे मैंने भी बोला ऐसी ऐसी हम बातें करते हैं, तो इन्हें हम पुनरुक्त युग्म कहते हैं। इसमें एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है, राइट, बार बार उसी को कहा जाता है। आगे देखते हैं, खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती ही रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं हैं, है ना। जैसे ऊपर जैसे जैसे वैसे वैसे था, लेकिन यहाँ पर अलग शब्द हैं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं, धक्का मुक्की। धक्का का मीनिंग होता है लेकिन मुक्की का कोई मीनिंग नहीं होता। नोक का मीनिंग होता है लेकिन झोंक का कोई मीनिंग नहीं होता, राइट। तो ऐसे शब्दों को हम सार्थक निरर्थक युग्म कहते हैं। सार्थक निरर्थक मतलब एक तो सार्थक है जिसका एक मतलब होता है, और निरर्थक जो बेकार है उसका कोई मतलब होता ही नहीं, बस हम उसे वाक्य को बनाने के लिए लिख देते हैं। जैसे लूट पाट, लूट का मतलब तो होता है चोरी करना, है ना, लेकिन पाट का कोई मतलब नहीं होता, इसे जस्ट ऐड कर दिया गया है उसे स्पेशल बनाने के लिए। जात पात, जात तो होती है जिसे हम कास्ट कहते हैं, लेकिन पात का कोई मीनिंग नहीं होता। ऐसे ही पूछताछ, पूछताछ में क्या होता है, पूछने का तो मतलब होता है कुछ आस्क करना, मतलब पूछना, राइट, और ताज का कोई मतलब नहीं होता। ऐसे ही पानी वानी, अता पता, मिठाई विठाई, कागज वागज, पैसा वैसा, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द युग्म होते हैं, इन्हें हम सार्थक निरर्थक शब्द युग्म कहते हैं। आगे देखते हैं, हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शब्दों को, हार जीत। हार का मतलब हार जाना और जीत का मतलब जीत जाना, है ना। तो ये क्या है,
डिफरेंट हैं, एकदम ही ऑपोजिट हैं। इन्हें हम इंग्लिश में एंटोनियम्स कहते हैं और हिंदी में हम इन्हें विलोम कहते हैं। और इसका जब हम एक युग्म बना देते हैं, इन्हें जोड़कर यूज़ करते हैं, तो हम इसे विलोम युग्म कहते हैं। ओके, ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है बच्चा, बूढ़ा, दोनों ऑपोजिट हो गए ना। एक तो बहुत कम उम्र का है, दूसरा बहुत ज़्यादा उम्र का है। ऐसे ही और भी शब्द युग्म आपने सुने होंगे, जैसे आना जाना, अच्छा बुरा, लड़का लड़की, इधर उधर। इन सारे शब्दों को जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ किया? योजक, मतलब जोड़ने वाला साइन। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे ही शब्दों के मेल दिए हुए हैं, हमें इन्हें जोड़ना है किसके थ्रू? योजक के थ्रू, एक डैश के थ्रू। जैसे अच्छा योजक बुरा, छोटा योजक बड़ा, अमीर योजक गरीब, उत्तर योजक दक्षिण, गुरु योजक शिष्य, अमृत योजक विष। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं कौन से वाले हैं? विलोम युग्म के, है ना। ये सब ऑपोजिट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। बात पर बल देना। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए और बताइए। सही पहचाना, दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है। उस एक शब्द के ना होने से वाक्य के अर्थ में भी छोटा सा अंतर आ गया है ना। जैसे मैंने तो अपना बदला ले ही लिया, इसमें हम ही पर जोर डाल रहे हैं कि मैंने तो कर दिया, है ना। ऐसे ही जब हम नीचे वाले वाक्य को पढ़ रहे हैं तो क्या पता चल रहा है? मैंने तो अपना बदला ले लिया, जैसे एक हल्के में उड़ा दिया, मैंने तो अपना बदला ले लिया, अब तू ले ले, ऐसा वाला सिस्टम होता है ना। तो इस तरीके से हल्के में कह रहे हैं, लेकिन जो पहला वाला वाक्य है उसमें जोर डल रहा है ही की वजह से, है ना। ऐसे ही हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो। पाठ में से इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द ना होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। तो चलो पाठ से कुछ ऐसे शब्दों को ढूंढते हैं। खेल में तो ये सब चलता ही रहता है। यहाँ पर इस तो ने इस पूरे वाक्य का मतलब बहुत आम बना दिया। जैसे खेल में तो ये सब चलता रहता है, मतलब ये बहुत आम बात है कि खेल में नोक-झोंक, धक्का-मुक्की चलती ही रहती है। अगला हम देखते हैं कि उन दिनों भी ये सब चलता था। जो चीज तब भी चलती थी और अब भी चलती है, भी मतलब दोनों जगह सिमिलैरिटी है ना। अगला हम देख सकते हैं, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। मेरे इतना कहते ही मतलब मैंने कुछ और ज्यादा नहीं कहा, बस इतना ही कहा। तो यहाँ पर ही ये बता रहा है कि राइटर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना सा कहने से ही वो बहुत घबरा गया। हर समय मुझे ही देखता रहता, मतलब वो किसी और को देखता ही नहीं, हर वक्त वो उसे ही देखता रहता। तो इससे वाक्य में प्रेशर आया है कि वो किसी और को नहीं देख रहा था, केवल मुझे ही देखता रहता था। ऐसे ही आगे देखते हैं। बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। यहाँ पर भी का मतलब क्या है? क्योंकि किसी के साथ उसने कुछ ऐसा किया है, इसलिए उसके साथ भी वैसा ही होगा। तो दोनों में सिमिलैरिटी है, भी, राइट। आगे है, आज मैं जहां भी जाता हूँ, जहां भी मतलब जिस जिस जगह भी जाता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर एक और वाक्य है, इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। यहाँ पर ही का मतलब क्या है? राइटर प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं ही करता था, और भी लोग थे, है ना। तो आप इन उदाहरणों को अपनी पुस्तक में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे। आपकी बात। ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते? अब आपको बताना है, क्या आप बदला लेने में बिलीव करते हैं? मतलब आपके साथ अगर कोई बुरा करता है या बुरा होता है तो आप उसके साथ बुरा करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या करते हैं? ऐसा क्या करते हैं? जैसे किसी ने आपको मुक्का मारा तो आप भी उसे मुक्का मारते हैं, किसी ने आपकी बुक फाड़ दी तो आप भी उसकी बुक फाड़ देते हैं। आपको पता है गांधी जी एक बात कहते थे कि आंख के बदले अगर आंख फोड़ दी जाए तो पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बदला लेने से हम भी उसी की कैटेगरी में आ जाते हैं। मान लो किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा, आपके दिमाग में क्या आएगा कि वो इंसान बहुत बदतमीज है, बहुत बुरा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। और जब आप बदला लेने के लिए उसको भी थप्पड़ मारेंगे तो आप भी वही बन जाएंगे जो आप उसके बारे में सोच रहे थे, बदतमीज, बुरा, है ना। तो इसीलिए जब हम नेगेटिव, नकारात्मक रूप में बदला लेते हैं, मतलब गलत तरीके से बदला लेते हैं, चाहे सामने वाले ने गलत किया हो, लेकिन अगर हम भी गलत करते हैं तो हम भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, हम भी गलत ही हो जाते हैं, है ना।
बाकी यहाँ पर आपको अपने विचार लिखने हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और अगर आप बदला लेते तो कैसे लेते। आगे देखते हैं आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं और क्यों। अब बताओ आपका फेवरेट गेम कौन सा है? बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल, चेस, कौन सा गेम अच्छा लगता है? तो यहाँ पर आपको अपना पसंदीदा खेल लिखना है और उस खिलाड़ी का नाम लिखना है जो आपको बहुत पसंद है। ओके, और क्यों का आंसर कर देना है कि क्यों, उनमें क्या क्वालिटी है जो आपको पसंद है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं समाचार पत्र से। क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? मतलब न्यूज़पेपर। समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। आपने देखा है स्पोर्ट्स न्यूज़। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इस टाइम चल रहे हैं ओलंपिक्स, है ना? अभी चल रहे हैं पैरा ओलंपिक्स और कुछ टाइम पहले चल रहे थे ओलंपिक्स। तो अगर आपको उनमें से कोई गेम पसंद है, जैसे बैडमिंटन, रेसिंग, भाला फेंक, तीरंदाजी और निशानेबाजी, या फिर आपको कोई और गेम पसंद है, उसकी न्यूज़ को ढूंढना है और अपनी पुस्तिका में लिखना है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर आप एक एक्टिविटी कर सकते हो। आपने अपने फेवरेट गेम को देखा होगा ना, उसके बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आती हैं जो उस गेम को डिस्क्राइब कर रही होती हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। उसे हम कमेंट्री कहते हैं। उसी से हमें पता चलता है गोल हुआ या फाउल हुआ, छक्का लगा, चौका लगा, आउट हुआ, है ना? तो वही कमेंट्री को आपको भी प्रैक्टिस करना है कि वो कैसे बोलते हैं, किन किन चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ओके, आप इस प्रैक्टिस को अपने दोस्तों के सामने कर सकते हो, जिससे आपको कमेंट्स भी मिलेंगे कि आप अच्छा कर रहे हो या बुरा। आगे बढ़ते हैं डायरी का प्रारंभ। कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं, जो वे सोचते हैं या जो उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। तो डायरी में ये नहीं लिखते कि मैंने आज ये खाया, वो पिया, ये करा, वो किया, ऐसे नहीं लिखते हैं। डायरी में हर दिन का या फिर जिस दिन आपके साथ कुछ अलग हुआ, कुछ स्पेशल हुआ, आप खुश थे, आप दुखी थे, तो उसके बारे में थोड़ी सी लाइंस लिखते हैं। नहीं तो आप पूरा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, उसे हम डायरी लिखना कहते हैं। आप भी अपने मन की बातों विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। अगर आप भी लिखने में इंटरेस्टेड हैं तो कैसे लिखना है? सबसे पहले हमें मीडियम डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब माध्यम चुनना पड़ेगा कि आप उसे बाय हैंड लिखेंगे, मतलब लेखन पुस्तिका में लिखेंगे, या फिर उसे टाइप करेंगे, ऑनलाइन लिखेंगे। ओके, दूसरा हमें क्या करना है, आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे हर दिन ये लिखना ही लिखना है। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपके मन में आए कि हाँ मुझे कुछ लिखना चाहिए या कुछ अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, कुछ आप सोच रहे हैं, कुछ करने का सोच रहे हैं, है ना? तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। इसी के साथ इसमें शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है। जैसे हो सकता है वो केवल एक लाइन हो सकता है वो 2 लाइन हो सकता है वो 10 लाइन हो, 2-3 पेज भी हो सकते हैं। ओके, सिंपल सी बात है। अगर आपको लिखने का शौक है तो आप एक डायरी मेंटेन कर सकते हो और उसमें अपने दिनों के बारे में लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं आज की पहेली। यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन से खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। यहाँ पर 3 खिलाड़ी हैं और गोल की लाइन केवल एक है और ये मिल रही है इस वाली लड़की से। तो बाकी 2 खिलाड़ी गोल नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं झरोके से। आपने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के बारे में बहुत कुछ बात की होगी। अब हम हॉकी जैसे ही अनोखे खेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे आप जैसे लाखों बच्चे अपनी गली मोहल्लों में खेलते हैं। इस खेल का नाम है डांडी या गोथा। तो चलो जानते हैं डांडी गोथा है क्या। यह भील भिलाला बच्चों का खेल है। डांडी और गोथा शब्द का अर्थ एक ही है, खेलने की हाथ लकड़ी। हाथ लकड़ी मतलब हाथ में पकड़ी जाने वाली लकड़ी। देखा जाए तो यह खेल काफी कुछ हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी जैसा है। अंतर बस इतना है कि हॉकी में गोल करने के लिए गोल पोस्ट होते हैं, जबकि इस खेल में ऐसा कोई निर्धारण नहीं है। दूसरा अंतर यह है कि भील भिलाला बच्चों की यह गेंद हॉकी की अपेक्षा एकदम साधारण होती है। यह बांस की बनी होती है। जैसे हॉकी की गेंद होती है वो थोड़ी स्पेशल होती है, लेकिन ये गेंद बांस की बनाई जाती है। अब अगर आप इस खेल को खेलना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए क्या सामग्री चाहिएगी, क्या सामान चाहिएगा, है ना? तो बांस के गुट्टे की गेंद, जिसे दूयीत कहते हैं, जिसके लिए हमें एक बॉल चाहिएगी। वो लोग बांस की बॉल का यूज़ करते हैं।
आप कोई भी बॉल का यूज कर सकते हो। गोथा या फिर डांडी यानी अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह नीचे से मुड़ी हुई बांस की डंडिया, ऐसी एल शेप की नहीं तो जे शेप की आपको डंडी चाहिएगी। इसी के साथ राख से खेल के मैदान में सीमांकन करना और घेरे के भीतर एक छोटा वृत्त बनाना। तो इसी के साथ हमें क्या करना है, चौक से नहीं तो राख से या फिर आटे से पूरी मार्किंग कर लेनी है कि हमें इस लाइन से बाहर नहीं निकलना है और बीच में गोला बनाना है जहाँ पर बॉल रहेगी। ओके, अब इसे कैसे खेलेंगे, इसके रूल्स देखते हैं। हर गेम के एक नियम होते हैं ना, तो हमें उन नियमों को भी देखना होता है। कैसे खेलें, वैसे तो इसे चाहे जितने खिलाड़ी खेल सकते हैं, मगर दोनों दलों में कम से कम 2-2 खिलाड़ी हों। ओके, तो 2 टीम होंगी जिसमें हर टीम में 2 प्लेयर तो कम से कम होंगे। टॉस करना, टॉस जीतने वाला दल खेल प्रारंभ करेगा। हर गेम में टॉस होता है, हम डिसाइड करते हैं कौन पहले खेलेगा। गेंद को छोटे घेरे या वृत्त में रखना, एक गोला बनाएंगे ना बीच में, तो उसमें हम गेंद को रखेंगे, मतलब बॉल को रखेंगे। हमला करने वाले दल के खिलाड़ी खेल प्रारंभ होते ही बॉल को पीटते हुए बचाव दल के दायरे में दूर तक ले जाना चाहते हैं। जैसे बॉल बीच में रखी हुई है, अब जो प्रारंभ करने वाला है गेम को, वो उसे खिसकाता हुआ ले जाएगा। कहाँ पर, ऑपोजिट टीम के सेक्शन में। दोनों दलों के एक एक खिलाड़ी अपनी अपनी तरफ की डी में खड़े रहते हैं। वे प्रयास करते हैं कि गेंद रेखा पार ना करे। जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी होते हैं ना, एक एक खिलाड़ी, वो डी में खड़े रहते हैं, अपनी अपनी एरिया में खड़े रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि गेंद कैसे भी करके उस लाइन के जो हमने पूरा स्क्वायर बनाया है ना, उससे बाहर ना जा सके। खिलाड़ी डांडी या गोथा के दोनों ओर से खेल सकते हैं, जबकि ऐसी सुविधा हॉकी के खेल में नहीं है। तो जो डांडी या गोथा होता है, जो स्टिक होती है, हम चाहे तो ऊपर से पकड़ लें, नहीं तो नीचे से पकड़ सकते हैं, लेकिन हॉकी में हमें केवल सीधी पकड़नी होती है, मुड़ा हुआ पार्ट नीचे की तरफ रहता है। बाकी सारा खेल हॉकी के खेल के समान होता है। प्रश्न होता है कि इस खेल में गोल पोस्ट नहीं होते, यानी गोल करने का मामला नहीं बनता, तो हार जीत का निर्णय कैसे किया जाता है। सही बात है, अब हॉकी में तो हम गोल कर देते हैं, है ना, गोल पोस्ट में बॉल जाती है, गोल मान लिया जाता है, तो जिसने ज्यादा गोल किए होते हैं वो विन कर जाता है। अब इसमें कैसे करेंगे, उत्तर यह है कि जो दल गेंद को अधिक से अधिक बार विरोधी के पाले में ढकेलता है वही बलवान है और इसलिए विजयी भी। तो क्या होता है, सबसे ज्यादा टाइम्स जो बॉल को विरोधी मतलब ऑपोजिट टीम के सेक्शन में पहुंचा देता है वो विन कर जाता है। खेल के 2 विशेष नियम हैं। पहला, गेंद को शरीर के किसी भी अंग से ना छूना, ना रोकना। ना तो हम बॉडी के किसी भी पार्ट से उसे छू सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं। हमें केवल और केवल स्टिक का यूज करना है, डंडे या गोता का यूज करना है। गेंद को हवाई शॉट ना मारना और ना उसे हवा में शॉट खेलकर साथ ही खिलाड़ी को पास देना, मतलब गेंद खिसकती हुई जानी चाहिए, जमीन से ऊपर उठनी नहीं चाहिए। बाकी लकड़ी से आप गेंद को रोक सकते हैं या हिट कर सकते हैं। आगे जैसा कि बता चुके हैं, जो दल बीच की रेखा को पार करके विरोधी दल के क्षेत्र में अधिक से अधिक दबाव या प्रवेश बनाए रखता है वह विजयी होता है। राइट, अब इस खेल के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। यह खेल होली का त्योहार आने के कुछ दिन पहले से खेला जाता है। अंत में जिस दिन होलिका जलाई जाती है उस दिन ये द्वित और गोथे गेंद और डंडे आग में जला दिए जाते हैं। तो भील बिलाला इसको इस तरीके से खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं, साझी समझ। आपने इस खेल के नियम पढ़कर अच्छी तरह समझ लिए। अब अपने मित्रों के साथ मिलकर डांडी या गोथा खेल खेल सकते हैं। तो आप अब इस गेम को समझ चुके हैं। आप चाहें तो अपने गली, मोहल्ले, पार्क या स्कूल में अपने दोस्तों के साथ इस गेम को खेल सकते हैं। ओके, अब आप भी ऐसे ही किसी एक खेल के नियम इस प्रकार लिखिए कि उन्हें पढ़कर कोई भी बच्चा उस खेल को समझ सके और खेल सके। जैसे गिल्ली डंडा हुआ, पिट्टू हुआ, कंचे, खो खो, पोसंपा, ये ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो हम सब ने खेले हैं। आप भी खेलते होंगे, है ना। तो ऐसे ही आपको उस गेम के बारे में लिखना है। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो लिखना है। उस गेम के कैसे नियम हैं, कैसे उसमें आउट होते हैं, कैसे उसमें विन करते हैं, इन सारी बातों को आपको उसमें लिखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं खोजबीन के लिए। नीचे ध्यानचंद जी के विषय में कुछ सामग्री दी गई है, जैसे फिल्में, साक्षात्कार आदि। इन्हें पुस्तक में दिए गए क्यूआर कोड की सहायता से पढ़ें, देखें व समझें। आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पर हमारा चैप्टर का नेम लिखा हुआ है, वहाँ पर एक क्यूआर कोड दिया हुआ है ना। आपको उसे अपने मम्मी पापा से या बड़े भाई बहन से स्कैन कराना है और उससे आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं। अगर आपको मेजर ध्यानचंद जी के बारे में और भी चीज़ें पता करनी है,
आपको बहुत इंटरेस्ट है तो आप इन्हें देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं पढ़ने के लिए। एक दौड़ ऐसी भी, ये एक सचमुच का किस्सा है। चलो पढ़ते हैं। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे। उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी। सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तीव्र तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ अवश्य तेज थी। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े, सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ाया, गिरा और रो पड़ा। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़कर देखने लगे कि क्या हुआ। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। सबके सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की। वह छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के अंगों की बढ़त धीमी होती है और उनमें तालमेल की कमी भी रहती है। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सबके सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए। दर्शक मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे, इस प्रश्न के साथ कि सबके सब एक साथ यह दौड़ जीते हैं, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है। निर्णायकों ने सबको स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ निकाला। उस दिन मित्रता का अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम नहीं ले रही थी। यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, खेल में कौन जीता कौन हारा ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि हमने खेल को कितने अच्छे से खेला और क्या हमें उस खेल को खेलकर खुशी हुई। तो बस इतनी सी चीज़ मैटर करती है, हार जीत तो चलती ही रहती है। इसी के साथ अगर आप चाहें तो पैरा ओलंपिक अभी चल रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। पैरा ओलंपिक क्या होते हैं, जिन भी लोगों में शारीरिक विकलांगता होती है लेकिन फिर भी वो हार न मानकर अपने खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो उन लोगों को हर देश अपनी तरफ से ओलंपिक्स में भेजता है। जैसे अभी भारत ने अपनी तरफ से बहुत सारे खिलाड़ियों को भेज रखा है। अब तक हम 28 पदक जीत चुके हैं। मतलब इसमें 3 तरीके के पदक होते हैं ना, एक गोल्ड होता है, एक सिल्वर होता है और एक ब्रॉन्ज होता है। मतलब एक स्वर्ण होता है, एक रजत होता है और एक कांस्य होता है। तो इन तीनों पदकों को मिला के हम अभी तक 28 पदक जीत चुके हैं। तो अब ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया है या फिर अदर चैप्टर्स के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगी। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, बाय बाय।